जय हिंद दोस्तों, सीजी बोर्ड के सभी बच्चों का मैं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाई घर से, क्या है ये पढ़ाई घर से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, शिक्षा का जो वर्तमान सिनारियो है या वर्तमान जो प्रारूप है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? पढ़ाई घर से। इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होंगे, आप घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। मैं ओम प्रकाश लोधी आपको सीजी बोर्ड, कौन से बोर्ड का? आपकी सीजी बोर्ड का दो कक्षाओं की क्लास लेने वाला हूँ। ये एक तो है 9th क्लास का और दूसरा है आपका 10th क्लास का। इस 9th क्लास और 10th क्लास का मैं कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ? मैथमेटिक्स, है ना। कौन सा सब्जेक्ट लूँगा? मैथमेटिक्स। और इस एप्लीकेशन पढ़ाई घर से के माध्यम से मैं 9th क्लास का मैथ और 10th क्लास के मैथ्स का एंटायर जो सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस है, A to Z कंप्लीट करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई घर से के नाम से है। आप इसमें मेरी जो सीजी बोर्ड की है 9th क्लास की मैथ्स और 10th क्लास की मैथ्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको कवर अप मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आखिर हम लोग 9th क्लास का मैथ्स और 10th क्लास का मैथ्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं? क्यों इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप मान लो 10th के बाद आप बायोलॉजी लेते हैं, कौन सा? बायोलॉजी लेते हैं, या आप चाहे मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, या आप कॉमर्स भी ले लेते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी आपके स्ट्रीम हैं 10th के बाद, इन सभी में कहीं ना कहीं 9th और 10th का जो बेसिक मैथ्स है वो आपको इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 9th और 10th की जो एक्चुअली में 9th और 10th का जो मैथ्स है ना, इसको बेसिक मैथ्स कहा जाता है, बेसिक मैथ्स कहा जाता है। तो आप चाहे बायोलॉजी लो, चाहे मैथमेटिक्स लो, चाहे कॉमर्स लो, कहीं ना कहीं आपको 9th और 10th क्लास की जो मैथ्स है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कॉमर्स में जैसे आप वाणिज्य गणित पढ़ते हैं ना, यहाँ पे कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसकी ज़रूरत आपको पूरी की पूरी कॉमर्स में पड़ेगी, ठीक है। और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में तो पढ़नी ही है। बायोलॉजी में आपकी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहाँ पे भी आपकी 9th और 10th की जो बेसिक मैथ्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से क्या होती है, 9th और 10th का मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे चलो, ये तो 12th की बात हुई, 11th और 12th की बात। 12th के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो वहाँ भी 9th और 10th का मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, कई बड़े एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पे 9th और 10th का पूरा सिलेबस दे दिया जाता है कि आप इसी पढ़िए और इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए क्या है, आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए। इवन आप अगर आर्ट्स में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी करके एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र, उसमें भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, 9th और 10th का मैथ्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम में चले जाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही मैथ्स 9th और 10th के मैथ्स को फोकस करेंगे, है ना, जो ये सब्जेक्ट लेने वाले, आप ऐसा नहीं। आप चाहे बायोलॉजी लो, मैथमेटिक्स लो, कॉमर्स लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, आपको 9th और 10th का मैथ्स आना ही है ना, ये आना ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इन शॉर्ट में कहूँ कि 9th और 10th का मैथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं 9th और 10th का जो मैथ्स है सीजी बोर्ड का, उसको पूरा का पूरा कवर कराऊंगा। किसके माध्यम से? पढ़ाई घर से एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप पहले तो इसको डाउनलोड कीजिए और फिर यहाँ पे हमारी जो क्लासेस है 9th और 10th की मैथ्स की, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको अभी मैं जो आपको क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा क्लास है? क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाऊंगा फिर इस लेक्चर में, है ना। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसे सिलेबस की बात करते हैं, क्लास 10th की मैथ्स की सिलेबस की, तो यहाँ पे मैं सिलेबस लिख रहा हूँ, ठीक है। पाठ्यक्रम सिलेबस कौन सा क्लास का रहेगा? ये 10th क्लास का रहेगा। ये सिलेबस मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ या चैप्टर्स की बात करूँ, तो टोटल यहाँ पे 9 यूनिट है। कितने यूनिट हैं? 9 यूनिट है। और चैप्टर्स में अगर इसको डिवाइड करें तो ये है 16 चैप्टर, मतलब 16 चैप्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है क्लास 10th के मैथ्स में। यूनिट वाइज अगर बात करें तो 9 यूनिट है, और चैप्टर वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे कितने? 16 चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो, मैं एक एक करके यहाँ पे यूनिट्स आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहला जो यूनिट आप लोग पढ़ोगे वो है बीजगणित का। कौन सा है? बीज गणित, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अलजेब्रा, ठीक है। ये कौन सा है? अलजेब्रा। इस पहले यूनिट में, इसको मैं रोमन अक्षर में लिखता हूँ, ठीक है। इस पहले यूनिट में आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर देखो, यहाँ पे मैं इसको लिखते जा रहा हूँ। पहला जो चैप्टर है वो है आपका बहुपद। कौन सा है? बहुपद। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका
दो चरों का रैखिक समीकरण। ये आपका पहले यूनिट का दूसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो वो है एक चर का द्विघात समीकरण। तीसरा चैप्टर कौन सा है? एक चर का द्विघात समीकरण। चौथा जो चैप्टर है इसका है आपका समांतर श्रेणी का। कौन सा है? समांतर श्रेणी का। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है इस पहले यूनिट का वो है आपका अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। तो ये टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। बहुपद, दो चरों का रैखिक समीकरण, एक चर का द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और अनुपात एवं समानुपात। ये आपके बीजगणित के अंतर आएगा। अच्छा, दूसरा चैप्टर, दूसरा यूनिट की अगर बात करें, दूसरा यूनिट जो आपका है वो है निर्देशांक ज्यामिति। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। इसको इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। एक तो है पहला, टोटल चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये एज इट इज़ इसी के नाम पे है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसका जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का वो है चैप्टर नंबर 7 आलेख। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्राफ कहा जाता है। तो ग्राफ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है, ये तो पहली यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग तीसरी यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट का नाम है वाणिज्य गणित। तीसरा यूनिट का क्या नाम है? वाणिज्य गणित। तो वाणिज्य गणित के अंतर्गत हम लोग सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं कराधान। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, जो बैंकिंग है और टैक्सेशन, बहुत सारे टैक्स लगते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी चौथी यूनिट, है ना। तो चौथी यूनिट जो आपकी है वो है त्रिकोणमिति। चौथी यूनिट कौन सी है? त्रिकोणमिति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है फिजिक्स की, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये चैप्टर नंबर 9 आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में इसका नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएं, है ना। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएं। और दूसरा जो इसका चैप्टर है ये है आपका ऊंचाई एवं दूरी। क्या है इसका नाम? ऊंचाई एवं दूरी। ये 2 चैप्टर आपके इन्वॉल्व हैं चौथे यूनिट त्रिकोणमिति में। अच्छा, 5वीं यूनिट की अगर बात करें तो 5वां यूनिट जो आपका है वो है आपका ज्यामिति। क्या है ये? ज्यामिति। ये 5वां यूनिट है, ज्योमेट्री जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ज्योमेट्री के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। एक तो है 11वां नंबर का, 12वां नंबर का और 13वां नंबर का। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है ज्यामिति आकृतियों में समरूपता। ज्यामितीय आकृतियों में क्या है? ये समरूपता। ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर है वो है आपका वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ये चैप्टर नंबर 5वां है, स्पर्श रेखाएं। यहाँ वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ज्यामिति वाली यूनिट में जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका ज्यामितीय रचनाएं। ज्यामितीय रचनाएं आपकी यहाँ पे लास्ट चैप्टर होती है। अब यहाँ पे इसके बाद जो यूनिट है, देखो ये चौथा यूनिट, ये 5वां यूनिट। अब यहाँ पे 6वां यूनिट की बात करते हैं। तो 6वां यूनिट जो है गणितीय कथनों की जांच है। इसका नाम क्या है? गणितीय कथनों की जांच। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। गणितीय कथनों की जांच।
इसका नाम और इस चैप्टर का नाम दोनों सेम ही है। 14वें नंबर का चैप्टर है गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आता है आपका, वो है आपका 5वां 6वां और ये हम लोग का हो जाएगा 7वां। तो 7वां जो यूनिट है आपका ठोस आकृति, इसका नाम क्या है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। क्षेत्रमिति, नाम क्या है इसका, क्षेत्रमिति। इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठोस आकृतियों, ये चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा 15। तो इसमें आ जाएगा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ठोस आकृति जैसे कि हम लोग जानते हैं घन होता है, घनाभ होता है, शंकु होता है, गोला होता है, तो ये सब क्या है, ठोस आकृति हैं। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ेंगे। और जो लास्ट आपका यूनिट आता है 5वां 6वां 7वां और 8वां, सॉरी हम लोग कहीं गलती कर दिए हैं, यहाँ पे देखो तो ये पहला यूनिट, ये दूसरा निर्देशांक ज्यामिति, तीसरा वाणिज्य गणित, चौथा आपका त्रिकोणमिति, 5वां आपका ज्यामिति, 6वां आपका वाणिज्य गणितीय कथनों की जांच, 7वां आपका क्षेत्रमिति और 8वां जो, सॉरी यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ यूनिट है, 8 यूनिट है और 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो क्षेत्रमिति ये है। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट यूनिट है वो है आपका सांख्यिकी। कौन सा है, सांख्यिकी। सांख्यिकी की इंग्लिश में कहा जाता है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 16। तो ये हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण। ये क्या हो जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण। तो यहाँ पर इतने नंबर ऑफ यूनिट और इतने नंबर ऑफ चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ये। तो आइए यहाँ पे सिलेबस हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है कि, तो 10th क्लास का जो मैथ्स है उसके टोटल अगर यूनिट्स की बात करें तो 8 यूनिट है और इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 16 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 टोटल 8 जो यूनिट है उसके बारे में और उसके उस यूनिट में कितने कितने चैप्टर्स है उसको यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला जो यूनिट है वो क्या है आपका, बीजगणित। बीजगणित में टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ 5 चैप्टर्स हैं। पहले यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। अच्छा, इस बीजगणित का सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है, बहुपद है। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर जो है 1 चर का द्विघात समीकरण। चौथा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी और 5वां जो चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात। तो इस तरह से यहाँ पे बीजगणित के आपके टोटल 5 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे यूनिट की अगर बात करें तो दूसरा जो यूनिट है आपका निर्देशांक ज्यामिति है। दूसरा यूनिट कौन सा है, निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो पहला चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा जो चैप्टर है वो है आलेख है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे। वाणिज्य गणित में हम लोग एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, बैंकिंग एवं कराधान। त्रिकोणमिति में हम यहाँ पे 2 चैप्टर कवर करेंगे, एक है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण और उसके बाद है ऊंचाई एवं दूरी। अब उसके बाद यहाँ पे ज्यामिति की बात करते हैं। इसकी नेक्स्ट यूनिट है ज्यामिति। इस ज्यामिति में हम लोग टोटल 3 चैप्टर कवर करेंगे। एक तो है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और ज्यामितीय रचनाएं। तो ये टोटल यहाँ पे 3 चैप्टर इन्वॉल्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है गणितीय कथनों की जाँच। तो गणितीय कथनों की जाँच में हम लोग गणितीय कथनों के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जांच कैसे की जाती है। क्षेत्रमिति की अगर बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रमिति में ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सांख्यिकी सबसे लास्ट यूनिट है और इसमें ये जो चैप्टर है आंकड़ों का विश्लेषण, ये टोटल नंबर ऑफ 16 चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका 3 चैप्टर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। जो सबसे पहला यूनिट है, यूनिट कौन सा है, बीजगणित। तो बीजगणित जो यूनिट है इसका जो सबसे पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा है, बहुपद।
कौन सा है, बहुपद। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुपद को। ये सबसे पहला नंबर ऑफ चैप्टर है, ठीक है, पहला नंबर ऑफ चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका, बहुपद। तो बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। आखिर बहुपद किसको कहेंगे, ये जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने ये चीज़ पढ़ा था, दो राशियों के बारे में पढ़ा था। एक तो है चर राशि और दूसरा क्या होता है, अचर राशि। दूसरा क्या होता है, अचर राशि। तो चर राशि और अचर राशि के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, याद होगा आपको तो, ठीक है। अभी मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ। चर राशि आखिर किसको कहते हैं और अचर राशि किसको कहते हैं। चर राशि और अचर राशि, देखो इसको जानने का बहुत सिंपल तरीका है। चर राशि वे राशि होती है जिसका मान लगातार परिवर्तित होते रहता है, और अचर राशि वे राशि होती है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। चर राशि का जो एग्जाम्पल है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ना, वो सभी क्या है, चर राशि के अंदर काउंट होते हैं। और अचर राशि क्या होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 100 हो गए, 1/2 हो गया, तो ये सभी क्या है, चर राशि है। अगर मैं आपको पूछूं x का मान क्या क्या हो सकता है, तो x मान क्या करेंगे, समीकरण पे निर्धारित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक समीकरण लेते हैं, x + 3 बराबर क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं एक दूसरा समीकरण लूँ, x + 3 बराबर, देखो 5 की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी 10 - 3, ये कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। देखो जब हम लोग ये इक्वेशन लिखे थे तब वहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। लेकिन जब हम लोगों ने इक्वेशन को चेंज किया तब यहाँ पे x का मान भी क्या हुआ, चेंज हो गया। इसका मतलब है ये जो x का मान है इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है। इसी को हम लोग बोलते हैं चर राशि। तो चर राशि में क्या होती है, यहाँ पर x का मान कोई फिक्स नहीं रहता है ना, ये चेंज होती रहती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, बताओ 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 की वैल्यू 1 ही होती है। 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है। 100 की वैल्यू 100 ही होती है। क्या कभी आपने देखा है 2 बराबर 3 होता है, ऐसा नहीं होता। तो अचर राशि वे राशि होती है जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। और चर राशि इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर, और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहती है, नियत रहती है, ये कभी चेंज नहीं होती। लेकिन चर राशि क्या होती है, चेंज होती रहती है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, अपना वैल्यू चेंज करते रहता है। ये इसको बोलते हैं चर राशि। और दूसरा क्या है, अचर राशि। ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। इसको मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहता, तो इतना ध्यान रखना, चर राशि में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है लगातार। जैसे x है तो x का जो मान है लगातार क्या होते रहेगा, बदलते रहेगा। लेकिन अगर बात हम लोग अचर राशि की करें तो अचर राशि में उसका मान परिवर्तित नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। तो चर राशि और अचर राशि, इसके बारे में आपने समझा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं बहुपद की, तो बहुपद में चर राशि का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना। बहुपद, अब बहुपद के बारे में जैसे मैं अगर आपको बताऊं, बहुपद आखिर किससे कहते हैं, तो बहुपद जो रहती है चर राशि के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, चर राशि या राशियों के रूप में रहती है, चर राशि के रूप में होती है। अच्छा, यहाँ पे चर राशि के रूप में होती है, इसमें ये तो पहली बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी बहुपद होने की, बहुपद होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, तो जो चर राशि का घात, जैसे कि चर राशि के रूप में होती है, हम लोग कुछ लिख देते हैं 3x2 + 2x + 1, ये जैसे इसका एग्जाम्पल है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, हम लोग का एक बहुपद है। अब बहुपद होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जो चर राशि होती है, चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। चर जैसे यहाँ पे दिख रहा है x, चर राशि कौन सी दिख रही है, x दिख रही है, तो x का घात हमेशा कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या का मतलब आपने 9th में पढ़ा होगा, 0 और जितने भी धनात्मक जो प्राकृतिक क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है ना, 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सभी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसी के रूप में घात होना चाहिए,
है ना। अब यहाँ पे बहुपद के बारे में आपने जाना कि ये कैसी होती है, चर राशि के रूप में होती है। किसके रूप में, चर राशि, जैसे x है, y है, z है, a है, b है, इसके रूप में होती है। और चर राशि का जो घात होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो घात होता है वो कैसे रहना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ बहुपद के बारे में, जैसे कि 3x + 2, 3x + 2, ये एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं देता हूँ, 3x + 2, क्या ये बहुपद है? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक तो चर राशि के रूप में है, और यहाँ पे ये जो चर राशि है इसका घात यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे क्या होगी, 1 आ रही है, इसका मतलब है ये क्या है, बहुपद है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2x⁻2 + 3x⁻10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी 100। तो क्या बताओ ये बहुपद है? तो यहाँ पे देखो हम लोग चेक करते हैं, ये क्या है, x के रूप में है, यहाँ पे चर राशि कौन सी, x है, x के रूप में यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिख रही है। अब इस x की घात को देखते हैं, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, x की घात कितना है, 2 है, यहाँ पे x की घात कितना है, 10 है। तो क्या ये 2 और 10 पूर्ण संख्या है ना, ये 2 और 10 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, जैसे बताइए कि क्या ये बहुपद है, x की घात 1/2 + 3x + 10, क्या ये बहुपद है? तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं ना, क्या ये जो लिखा है ये x के रूप में है, x के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो x की घात कितनी है, 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो x की घात यहाँ पे देखो, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल लिखता हूँ, 3x⁻2 + 2x⁻−1 + 10, क्या ये बहुपद है? बताइए, क्या ये बहुपद है? तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये जो है x के रूप में है, चर राशि के रूप में। अब यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है, ये तो ठीक है, पूर्ण संख्या है। इसकी घात देखते हैं, यहाँ पे कितनी है, -1 है, क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या नहीं है। पूर्ण संख्या अगर नहीं है तो ये बहुपद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो चर राशि के रूप में होना चाहिए, और दूसरी है चर राशि का जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये मोस्ट IMP इसकी कंडीशंस है चर बहुपद होने की। तो एक तो होना चाहिए चर राशि के रूप में होना चाहिए, और दूसरा क्या है, उसका घात जो होना चाहिए वो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुपद के बारे में जान सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 9th क्लास में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, बहुपदों का योग, बहुपदों का घटाव और बहुपदों का गुणा, ये 3 चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था, एक तो है बहुपदों का योग, ठीक है, एक चीज़ पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था बहुपदों का घटाना, बहुपदों को कैसे घटाया जाता है। और तीसरा आपने पढ़ा था बहुपदों का गुणा, है ना, ये चीज़ तीनों आपने पढ़ा था। ये जो 10th चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बहुपदों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे 10th के मैथ्स में मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बहुपदों का योग, ये 9th का है, योग, घटाव और गुणा, ये तीनों चीज़ आपने 9th में पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2 बहुपद, ठीक है, अगर मैं इससे एग्जाम्पल लूँ, बहुपद x + 3 व x + 4 का योग बताइए, योग बताइए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है हम लोग का, x + 3 एक बहुपद है, x + 4 एक बहुपद है, इन दोनों बहुपदों का हम लोग को योग बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब यहाँ पे योग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे सामने किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होने वाली, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ब्रैकेट निकाल के, +x प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अब हम लोग क्या करेंगे, जो सिमिलर है,
सिमिलर जो यहाँ पे जैसे चर और चर एक समान है, और 3 और 4 ये अचर राशि है, ये चर राशि है और ये अचर राशि। तो चर राशि को हम लोग एक साथ लिखते हैं x प्लस एक्स, और अचर राशि को हम लोग एक साथ लिखते हैं 3 प्लस 4। तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से यहाँ पे दो बहुपद x प्लस 3 और x प्लस 4 को अगर हम लोग जोड़ें तो उसका मान कितना आता है 2x प्लस 7 आता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्या किया 9th क्लास में इस तरह से काम किया होगा जोड़ में। अब यहाँ पे घटाओ में देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 5 बहुपद, 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये एक बहुपद है। और दूसरा बहुपद लेते हैं हम लोग x² प्लस x² प्लस x माइनस 2, दो बहुपद है ना। बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5, वह बहुपद x² प्लस x माइनस 5 को घटाइए। क्या करेंगे, इसको हम लोग घटाएंगे। तो अगर यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मान मिलेगा हम लोग को, देखो इसका हल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक बहुपद क्या है 2x² प्लस 3x प्लस यहाँ पे क्या है 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को घटाना है। क्वेश्चन में क्या है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5 व बहुपद x² प्लस x माइनस 2 को घटाइए। तो यहाँ पर हम लोग बीच में कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का। ये क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन दोनों बहुपद को हटाने। अब यहाँ पे देखो सामने में कौन सा चिन्ह है माइनस का। अगर ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर जितने भी चिन्ह इस ब्रैकेट के अंदर है वो सभी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर इसका प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x², ठीक है, प्लस 3x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस x² हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस अगर अंदर गुणा होता है तो चिन्ह चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो x की घात 2 है, ये x की घात 2 है, तो जितने भी चर राशि है और उसकी घात कितनी है 2 है, उसको हम लोग एक साथ लिखते हैं। तो 2x की घात 2 माइनस यहाँ पे कितना है x की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पे चर राशि की घात कितनी 1 है, यहाँ पे भी कितनी 1 है, तो इसको हम लोग फिर एक साथ लिखते हैं। 3x माइनस क्या हो जाएगा 1, ये तो एक साथ हुआ, ये दूसरा एक साथ हुआ। अब यहाँ पे अचर राशि क्या है 5 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग घटाते हैं। तो 2x² माइनस x² कितना हो जाएगा, ये x², 2 में से 1 घटेगा। ठीक है, 3x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 2x, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से यहाँ पर दो बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5 और x² प्लस x माइनस 2, इन दोनों बहुपदों को हम लोग घटाएं तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, इतना उसका मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर तीसरा जो चीज़ है वो देखते हैं हम लोग गुणा का। अब जैसे मान लेते हैं दो बहुपद है, दो बहुपद देते हैं, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, x प्लस 5 व x माइनस 7 का गुणा कीजिए, है ना। इन दोनों का हम लोग क्या करना है गुणा कीजिए। अब यहाँ पर इसको अगर गुणा करेंगे तो देखो इसका हल देखते हैं। तो x प्लस 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा x माइनस क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। x प्लस 5 गुणा x माइनस 7। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले चर को लेते हैं और इसको इन दोनों से गुणा कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको, x और ये x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, और यहाँ पे क्या लिखा है 5। अब इस 5 को हम लोग इन दोनों से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x को इन दोनों से गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, 5 को इन दोनों से गुणा करेंगे जैसे कि आपने 9th में किया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² और ये कितना हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। इस x को x से गुणा करेंगे तो x² और इस x को 7 से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा। बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। अब देखो 5 गुणा x कितना हो जाएगा, ये 5x, और 5 सत्ते कितना होता है ये 35। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस वाला, तो ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
x की घात 2 वाली कोई और राशि है क्या? नहीं है, तो ये सिर्फ एक ही बार है, तो ये लिख सकते हैं -7x + 5x। देखो माइनस यहाँ पे है तो 7 में 5 को घटाइए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 7 में 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो बड़ा कौन है? 7 बड़ा है कि 5? 7 बड़ा है, तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस को, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस, और ये कितना है हम लोग का? 2x। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितना है लास्ट में? 35, और कोई पद है नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर दो बहुपद x + 5 को और x - 7 को अगर गुणा करें तो ये उसका मान आता है। तो इस तरह से ये आपका 9th का चैप्टर है, 9th का सिलेबस में था ये, और उसको मैं एक बार रिवाइज करा दिया। पहले क्या किया हम लोग ने? योग किया। उसके बाद क्या किया हमने? दो बहुपदों का योग किया, दो बहुपदों को हम लोगों ने घटाया, और दो बहुपदों को हमने क्या किया? गुणा किया। दो बहुपद जैसे यहाँ पे x + 3 है और x + 4, इन दोनों को जोड़े तो ये मान आया 2x² + 3x + 5 और x² + x - 2। इन दोनों बहुपदों को हम लोग ने घटाया तो हम लोग को ये मान मिला। और यहाँ पर ये जो बहुपद है x + 5 और x + 7, इन दोनों बहुपदों को जब गुणा किए तो ये इसका मान आया। तो इस तरह से हमने क्या किया? 9th क्लास में ये चीज़ें पढ़ी थी हमने कि दो बहुपदों का योग कैसे किया जाता है, दो बहुपदों को घटाया कैसे जाता है, और दो बहुपदों को गुणा कैसे किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका 9th है। अब यहाँ पर जो 10th में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? भाग के बारे में। किसके बारे में? भाग के बारे में। योग के बारे में हमने पढ़ा, घटाने के बारे में पढ़ा और गुणा के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? भाग के बारे में। तो बहुपदों का भाग, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने के वाले हैं बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग, तो ये बहुपदों का भाग है जो आपके 10th में नया है। 9th में ये चीज़ नहीं था। तो बहुपदों के भाग पढ़ने के मैं आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन बताता हूँ। 4 अलग अलग क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर दो बहुपद दिया हुआ है तो उसका हम लोग भाग कैसे करें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि उदाहरण, है ना। एक उदाहरण आपकी बुक में भी है, ये उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ। उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 में क्या लिखा है? यदि कोई कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उस कार की चाल क्या होगी? ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब हम लोग को यहाँ पे बताना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कार है यहाँ पे, ठीक है। ये कार यहाँ से चलना चालू करता है और 4 घंटे में कहाँ तक चले जाता है? यहाँ तक चले जाता है ये कार, ऐसे, ठीक है, यहाँ तक चले जाता है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोगों को कितना दिया हुआ है? x किलोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है x किलोमीटर। तो एक कार है जो 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ किसी भी प्रश्न को हल करने का। कोई भी प्रश्न जब आप लोग हल करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो लिखना पड़ता है कि हल, सबसे पहले यहाँ पे लिखना दिया है। क्या लिखोगे यहाँ पे आपने? दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। देखो समय हम लोग को दिया है, समय कितना दिया है? 4 घंटा, है ना। और यहाँ पर दूरी कितना दिया है हम लोग को? x किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? x किलोमीटर, ये दूरी दिया है। कोई कार 4 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लो 4 घंटे में यहाँ से यहाँ x किलोमीटर दूरी वो तय करता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? उस कार की चाल। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखना ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है चाल क्या होगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना है हम लोग को? चाल। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि, अच्छा हम लोग एक चीज़ फॉर्मूला जानते हैं क्या? चाल
का फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे क्या होता है, समय होता है, दूरी बट्टे क्या होता है, समय। अब यहाँ पे हम लोग को दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या है, समय, समय कितना दिया है 4 घंटा और दूरी कितना है x, तो दूरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x और समय की जगह क्या लिखेंगे 4, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। तो उस कार की चाल कितनी होगी x/4, इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x क्या है, एक बहुपद है, x क्या है, ये बहुपद है, और यहाँ पे 4 क्या है, एक नियत राशि है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसी बहुपद को किसी अचर राशि से या नियत राशि से, किसी बहुपद या चर राशि को किसी अचर राशि से भाग किया है ना। यहाँ पे बहुपद में कितने पद हैं, एक ही पद है। देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो x + 3 है और x² + 3x + 2 है, यहाँ पे x³ + x² + 2x1 प्लस यहाँ पे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल x लिख देता हूँ। तो ये सभी क्या है, बहुपद हैं, ये सभी क्या है, बहुपद है। लेकिन इन बहुपदों में कितने कितने पद हैं, यहाँ पे देखोगे तो कितना पद है, 1 पद है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कितना पद है, 2 पद है। यहाँ पे कितना देखो, 1 पद, 2 पद और 3 पद, कितने पद हैं, 3 पद। यहाँ पे देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो ये कितने हैं, 4 पद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस भी रहता तब भी क्या रहता, अगर ये मान लो माइनस भी रहता तब भी ये कितना होगा, 2 ही पद होता, है ना। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहती तो ये भी कितना रहता, 2 ही पद रहता। इसका मतलब है ये जो प्लस रहती है ना, ये क्या करती है, पदों को विभाजित करती है। जैसे यहाँ पे एक ही पद है, इसके बाद कोई प्लस और माइनस है क्या, नहीं है, तो ये कितना होगा, 1 पदीय, ये कितना होगा, द्विपदीय, ये कितना होगा, 3 पदीय, और ये कितना होगा, 4 पद वाला, ठीक है। तो 1 पद वाला, 2 पद वाला, 3 पद वाला, 4 पद वाला। वैसे यहाँ पे प्लस करके और जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा, उतने पद बढ़ते जाएंगे, समझ आई ये। तो यहाँ पर क्या होती है, प्लस और माइनस क्या करती है, पदों की संख्या को बढ़ाती है, घटाती कभी नहीं है, बढ़ाती है। प्लस रहे तब भी वो 1 पद जुड़ेगा, जैसे x - 3 है तो इसमें भी 2 पद रहेंगे। अगर इसके जगह हम लोग x + 3 लिख देंगे तब भी कितने रहेंगे, 2 पद रहेंगे। तो समझ आया आपको। तो यहाँ पर देखो ये कौन सा पद है, 1 पद है, तो यहाँ पे बहुपद का कौन सा है, 1 पदी। तो 1 पदी बहुपद को अगर हम लोग किसी नियत राशि से भाग दें तो इस तरह से हम लोग भाग दे सकते हैं। तो ये आपको पहला एग्जांपल दिया कि यदि कोई कार 4 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उस कार की चाल क्या होगी। तो सिंपल हमने बता दिया कितना होगा, x + 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ। देखो एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक आयत दिया है हम लोग को, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² है तथा उसकी एक भुजा की लंबाई, उसकी एक भुजा की लंबाई 10x है, तो उस आयत की चौड़ाई क्या होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपको मिल रहा है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² है, 40x² इसका क्या दिया है हम लोग को, क्षेत्रफल दिया है आयत का, और उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी है, यहाँ पे हम लोग को 10x दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, आयत की चौड़ाई निकालना है। अब यहाँ पे देखो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई के, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना है 40x²। यहाँ पे हम लोग को देखो दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है
तो दिया है क्या क्या दिया है हम लोग को दिया है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है हम लोग को। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है हम लोग को, 40x⁻²। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हम लोग को कितना दिया है, 40x⁻²। और उसकी क्या दिया है हम लोग को, लंबाई, उसकी भुजा की लंबाई कितनी दी है हम लोग को, 10x दिए हैं, है ना। आयत का क्षेत्रफल हम लोग को इतना दिया है और उसकी लंबाई कितनी दी है, इतनी दी है। अब हम लोग को निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, अब हम लोग जानते हैं क्या, आयत, अच्छा हम लोग को निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, चौड़ाई। क्या ज्ञात करना है हम लोग को, चौड़ाई। अब चौड़ाई अगर हम लोग को ज्ञात करनी है तो देखो हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग को दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल 40x⁻², तो ये हो जाएगा हम लोग का 40x⁻²। और यहाँ पे लंबाई कितना दिया है हम लोग को, 10x दिया है, और चौड़ाई हम लोग को निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चौड़ाई जो हो जाएगा हम लोग का वो क्या होगा, देखो इस 10x को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 40x⁻² बटे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला एक बहुपद दिख रहा है, नीचे वाला एक बहुपद दिख रहा है, तो दो बहुपदों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो सीख रहे हैं हम लोग बहुपदों का क्या, भाग, बहुपदों का भाग। अब यहाँ पर इसको भाग कैसे देते हैं, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर को 4 लिख देंगे गुणा 10, 40 को हम लोग 4 गुणा 10 लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर ये x गुणा क्या करेंगे, इसको x कर देंगे। नीचे में क्या है, यहाँ पे 10 है और गुणा में क्या है, x है। तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कट रही है क्या, हाँ कट रही है। क्या क्या, एक तो 10 कट रही है और दूसरा x कट रहा है, तो बचा कितना, 4 गुणा x। क्या बचा, 4 गुणा x। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी मिली हम लोग को, 4x प्राप्त हुई। आयत की ये चौड़ाई है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या किया, ये भी कितना पद है, एक पद है, ये भी कितना है, एक पद है। इसके बाद प्लस लिखा है क्या, नहीं प्लस नहीं लिखा है, मतलब ये कितना है, एक ही पद है। तो यहाँ पर ये कौन सा है, एक पदी बहुपद, ये भी कितना है, एक पदी बहुपद। तो दो एक पदी बहुपदों को हम लोग ने क्या किया, भाग दिया। इससे पहले हमने क्या किया थे, एक पदी बहुपद को नियत राशि से भाग दिए थे। नियत राशि से भाग दिए थे ना, थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो पढ़ा था क्या था, चाल बराबर कितना आया था, x/4। तो ये क्या है, बहुपद है और ये क्या है, नियत राशि है। तो बहुपद को हम लोग ने नियत राशि से भाग दिया था। अभी हमने क्या किया, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया, है ना। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया, वो भी कैसा है, एक पदी है, ये भी कैसा है, एक पदी, मतलब एक एक पद है दोनों में। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करूँ आपको, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि 18x⁻² प्लस 9x, एक ये बहुपद है ना, बहुपद 18x⁻² प्लस 9x को बहुपद 3x से भाग दीजिए। 3x से क्या करिए, भाग दीजिए। अब यहाँ पे देखो दो बहुपद हम लोग को दिखाई दे रही है। कौन कौन सा बहुपद है, एक तो है 18x⁻² प्लस क्या है यहाँ पे 9x है, और दूसरा बहुपद यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को, 3x, और इसको क्या करना है, भाग देना है। भाग दीजिए लिखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा
ऊपर वाला कौन सा है, अंश वाला द्विपदी बहुपद है। द्विपदी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगे हैं, प्लस लगा है, एक प्लस लगा है, इसका मतलब है दो पद, एक ए पद है और ये दूसरा पद है। तो द्विपदी बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे भी क्या रहे, बहुपद का भाग आ रहे हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे, इस 18x से, देखो ये जो 18x की घात 2 है, इसमें 3x को पहले अलग से भाग दे देंगे, फिर क्या करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 9x/3x ऐसे कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं। ये जो है इसको एक बार इससे हम लोग भाग देंगे, फिर बीच में प्लस लगाकर इससे भाग देंगे। तो वही किया हमने, 18x की घात 2/3x प्लस 9x/9x 3x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 3 एकम और 3 छक्के 18, क्या होगा 3 एकम और 3 छक्के 18। और यहाँ पे एक, ये x की घात 2 है और ये x है, तो ये x और यहाँ पे एक x कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 6 और यहाँ पे बचेगा x बचेगा। अच्छा दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग काटें तो 3 एकम और 3 तिया, x और x कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे इन दोनों बहुपदों को अगर हम लोग भाग देंगे, इन दोनों बहुपदों को अगर हम लोग भाग देंगे तो इसका आंसर कितना है, 6x+3 आएगा। ठीक है, 6x+3 आएगा। तो बहुपद x 18x की घात 2 प्लस 9x को बहुपद 3x से भाग दीजिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6x+3। ये आपका आंसर है। अच्छा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 12x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 को बहुपद 4x की घात 2 से भाग दीजिए, है ना। इन दोनों बहुपदों को हम लोगों को क्या करना है, भाग देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर वाला 4x की घात 2, सॉरी 4x की घात 4 प्लस 12x की घात 3 प्लस क्या है यहाँ पे 8x की घात 2 है, बटे किससे भाग देना है इसको, 4x की घात 2 से हम लोग को भाग देना है। अब हम लोग यहाँ पे इसको भाग देंगे तो सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। 4x की घात 4 है, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 4x की घात 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसके बाद बीच में प्लस लगा के अब इससे भाग देते हैं, 12x की घात 3 बटे क्या हो जाएगा 4x की घात 2। अब उसके बाद इसको इससे भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 8x की घात 2 बटे क्या हो जाएगा 4x की घात 2। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर अंश में सिर्फ एक ही राशि है बिना प्लस या माइनस वाला कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इससे भाग दे सकते हैं, फिर प्लस करके इससे भाग दे सकते हैं, प्लस करके इससे भाग दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो बहुपदों का भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर कट रही है कोई राशि तो आप काट दीजिए। देखो एक आपको तरीका बताता हूँ, जैसे x की घात 3 है और x की घात 2 है, इसको हम लोग भाग देना है। तो यहाँ पे देखो, ये इसमें घात में कितना है 3 है और घात में 2 है, तो इसको अगर काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका इसको बनाने का, x गुणा x गुणा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार है और यहाँ पे कितना हो जाएगा x गुणा x 2 बार है, तो यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, बचेगा कितना है 1 बार, तो ये आंसर कितना जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट कौन कौन सी राशि रही है, ये 4 इससे कट रहे हैं, है ना, x की घात 2 और यहाँ पे x की घात 4 है, तो कितना बार, देखो ऊपर में कितना है x, देखो इसको यहाँ पे मैं और नीचे लिख रहा हूँ 4x गुणा x गुणा x गुणा x, कितने बार 4 बार, 4x गुणा x ये हो जाएगा प्लस 12, तो ये हो जाएगा x गुणा x गुणा x, नीचे में कितना आएगा 4x गुणा x, अब प्लस यहाँ पे 8, ये x गुणा x हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 4x गुणा x, ऐसे। तो ये आपको बहुत इजीली समझ आने वाली है। देखो यहाँ पे 2x कट जाएगा, 4 एकम और 4 हो जाएगा, 4 एकम और 4 तिया, यहाँ पे 1x और 2x कट जाएगा। वैसे ही देखो 4 एकम और 4 दूनी, ये दोनों x नीचे से कट जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 1x बचा है, ये 1x बचा है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का x की घात 2, यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे 3 और यहाँ पे कितना x बचा है 1x बचा है,
है ना, बाकी तो कट गया ऊपर नीचे। अब यहाँ पे कितना बचा है 2, बाकी सभी चीज़ कट गया, तो ये प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग त्रिपदी बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद, त्रिपदी बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद से अगर भाग देंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। समझ आया आपको? तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा बहुपदों का भाग, बहुपदों का भाग का हम लोग ने 4 एग्जाम्पल देखा। तो 4 एग्जाम्पल ये कुछ इस तरह से थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।